हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है आप लोगों का नेशन इन इंडिया। तो इससे पहले वाले चैप्टर में आप नेशन में यूरोप के बारे में जाने, जिसमें आपने देखा जो यूरोप में बहुत सारे नेशन स्टेट की स्थापना होती चली गई थी, जहां लोगों की मान्यताओं में परिवर्तन आया, शासन व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन आए, और इस प्रकार आप यह कह सकते हो जो पूरी तरह से यूरोप की शासन व्यवस्था में परिवर्तन आनी शुरू होती चली गई थी। नए सिंबल्स, नए आइकॉन्स, नए सॉन्ग्स, न्यू आइडियाज, ये सब के सब कंट्री के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए विकसित होता चला गया। हर कंट्री की अपनी नेशनल आइडेंटिटी होती चली गई। तो कैसे ये कॉन्शसनेस विश्व की तरह भारत में भी उभरा, इसके संदर्भ में इस चैप्टर में हमको जानना है। अगर भारत को देखें तो वियतनाम जैसे कॉलोनी से अगर इसकी हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करें तो दोनों ही जगह राष्ट्रवाद का विकास एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के रूप में हुआ। पीपुल ने अपने यूनिटी को भरसक समझने का प्रयास किया और इनको लगा जो कॉलोनिज्म के बीच विरोध स्ट्रगल का यह सबसे महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। अतः इन्होंने कॉलोनाइजेशंस के विरोध में अपने को आपस में जोड़ा। डिफरेंट ग्रुप्स आपस में जुड़ते चले गए और इस प्रकार से इनकी संस्कृति, मान्यताएं एक दूसरे से जुड़ती चली गई। लेकिन प्रत्येक वर्ग इस बात को अनुभव करता था जो इनकी जो मान्यताएं हैं, इनका जो अनुभव है वो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रीडम का मतलब सारे लोगों के लिए एक समान ही था। कांग्रेस महात्मा गांधी के लीडरशिप में सारे लोगों को आपस में एकजुट किया और इस आंदोलन की गति को काफ़ी तीव्रतम बना दी। लेकिन ये सारे के सारे यूनिटी में जगह समय समय पर कॉन्फ्लिक्ट भी उत्पन्न होते थे, इसमें दरार भी उत्पन्न होता चला जाता था। भारत के राष्ट्रवाद की हम लोग बात करें तो 20वीं शताब्दी आते आते इसका स्वरूप पूर्ण रूप से परिवर्तित होता चला गया। वैसे तो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो जो 1857 की क्रांति के बाद प्रमुख रूप से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी की शुरुआत होती चली गई थी। लेकिन यह महात्मा गांधी के राइन में बहुत तीव्र गति से विकसित हुआ था, जिस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाए गए थे। इसमें हम लोगों को इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करना है, जो किस प्रकार से कांग्रेस के नेतृत्व में नेशनल मूवमेंट की गति बढ़ी, कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट करते चले गए और हर लोगों की इस मूवमेंट के पीछे क्या क्या मान्यताएं थी, इसके संदर्भ में हम लोग इसमें जानेंगे। पहला टॉपिक है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार आप जान ही रहे हो, जो 1914 से 1919 ईस्वी के बीच में लड़ी जाने वाली सबसे प्रथम युद्ध थी, जो वैश्विक लेवल पर इसका प्रभाव था। इसके लिए इसको हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से जाने थे। इस युद्ध में वैश्विक लेवल से लोगों की पार्टिसिपेशन हो पाई थी और इसका इम्पैक्ट भी जो था वह वैश्विक लेवल का था। लेकिन इस युद्ध ने भारत को भी हर प्रकार से प्रभावित की थी। आप जान ही रहे हो जो भारत ब्रिटिश कॉलोनी था और ब्रिटिश कॉलोनी होने के कारण ब्रिटिश यह चाहता था जो अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, सारे वार एक्सपेंसेस हम भारत से ही फुलफिल करें। इसके लिए इसने डिफेंस एक्सपेंडिचर जो युद्ध के कारण बहुत तीव्र हो गई थी, इसको फुलफिल करने के लिए इसने टैक्सेस को इंक्रीज करने का निर्णय लिया। कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिए गए, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। परिणाम हुए 1913 से 18 के बीच में लोगों के लिए यह काफ़ी समस्या का कारण बनता चला गया। दूसरा कारण था यह ग्रामीणों को फोर्स रिक्रूटमेंट किया करता था सोल्जर सप्लाई के लिए, जिसके कारण भी रूरल एरिया में बहुत अधिक लोगों में नाराजगी विस्तारित हुई थी। तीसरा कारण था 1918-19, 1920-21 में क्रॉस हर जगह फेल्योर होते चले गए थे, जिसका परिणाम था जो हर जगह भारत में भोजन की किल्लत उत्पन्न होती चली गई थी, जिसके फलस्वरूप एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा फैला, जिसके कारण 1921 तक 12 से 13 मिलियन
लोग मारे गए इस फेमिन्स और एपिडेमिक के कारण। तो पीपुल्स होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन। लोगों को यह लगा था युद्ध समाप्त होने के बाद इनकी सारी समस्या सोल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अतः इन्होंने नए लीडर्स, न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल की खोज शुरू की, और यह खोज इनके लिए बहुत लंबा नहीं रहा। जस्ट इन्हें महात्मा गांधी का नेतृत्व मिलता चला गया। महात्मा गांधी के बारे में आप जानते ही हो, 1915 में यह साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। साउथ अफ्रीका में इन्होंने वहाँ के रेसिस्ट रिजिम्स के विरोध में एक आंदोलन चलाई थी, जिसका मेथड था मास एजिटेशंस के लिए जो आंदोलन चलाई थी, और इसके मेथड को हम लोग सत्याग्रह के नाम से जानते थे। सत्याग्रह जो पावर एंड ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ की बात करता है। महात्मा गांधी का सजेशन था जो अगर हम लोग सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, अगर हम लोगों का न्याय के विरोध में आंदोलन अगर है, तो फिजिकल फोर्स की कहीं भी जरूरत नहीं है ऑपरेशन से लड़ने के लिए। बिना हम लोग एग्रेसिव हुए, बिना हम लोग एग्रेसिव या वेंजेंस हुए, हम लोग आसानी से इस नॉन वायलेंस के मेथड से इस युद्ध को जीत सकते हैं। इन्होंने सारे लोगों पर इस बात के लिए जोर बनाया जो ऑपरेसर्स हैं उन पर आंतरिक प्रहार करो, उनको इस बात का विश्वास दिलाओ जो आप गलत हो, और गलत पर लंबे समय तक आपकी नीति नहीं चल सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ट्रूथ के मार्ग पर चल रहे हैं तो हम लोगों को वायलेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का जो सामाजिक परिवेश रहा है उसमें भी हम लोगों ने बहुत पहले से सीखा है, सत्यमेव जयते, ट्रूथ वाज बॉर्न टू अल्टीमेटली ट्रम्प। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनकी विजय सुनिश्चित होती है। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और महात्मा गांधी को यह लगता था जो इसी आधार पे हम भारत के सारे लोगों को आपस में एकजुट कर सकते हैं। जब महात्मा गांधी भारत आए तो इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को विभिन्न जगह पर चलाने का निर्णय लिया, और इसमें इन्हें सफलता भी मिली। पहली आंदोलन इनके द्वारा चंपारण बिहार में चलाया गया, जहां ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम इंडिगो प्लांटेशन के नाम से जाना जाता था, इसके विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाई। फिर 1917 में इन्होंने सत्याग्रह खेड़ा में चलाई, खेड़ा गुजरात में चलाई, जहां के किसान प्लेग एपिडेमिक के कारण, फसल फेल्योर होने के कारण, रेवेन्यू रेट अधिक होने के कारण ये लोग रेवेन्यू कलेक्शंस में कमी चाहते थे। ये चाहते थे जो रेवेन्यू में छूट दे दिया जाए। तीसरा, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में आंदोलन चलाई, जो अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जहां कॉटन मिल वर्कर्स को लो वेजेस और लॉन्ग वर्किंग आवर्स से निजात दिलाने के लिए आंदोलन चलाई गई थी। जब महात्मा गांधी को 3 जगह सफलता मिली तो इन्होंने पूरे भारत वर्ष के लिए आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, और इसके लिए इन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा। रॉलेट एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन चलाया, जो रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना गया। रॉलेट एक्ट था क्या? तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसको भारतीय मेंबर्स के विरोध के बावजूद भी पारित कर दिए गए थे, जिसके तहत सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को इनॉर्मस पावर दे दी गई थी, जो भारत में कोई भी व्यक्ति अगर ब्रिटिश सरकार के विरोध में किसी प्रकार का राजनीतिक क्रियाकलाप करता है तो बिना किसी कारण बताए हुए उसे 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जा सकता है। महात्मा गांधी ने इसको ऑपरेसिव लॉ बताया, और इसके अगेंस्ट में इन्होंने 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल शुरू की, जो कि रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना गया। रैलीज सारे शहर में ऑर्गेनाइज किए गए, वर्कर्स अधिक से अधिक स्ट्राइक पर उतरते चले गए, वर्कशॉप, रेलवे, वर्कशॉप, शॉप्स सबको बंद कर दिया गया।
पॉपुलर अपसर्ज को देख करके, कम्युनिकेशन लाइन को ठप होने की बात सोच करके रेलवे टेलीग्राफ को डिस्टर्बेड जब किया गया तो ब्रिटिश सरकार को इस समस्या उत्पन्न हुई और उन्होंने इस नेशनलिस्ट को क्रैम डाउन करने के लिए अपने सिपाही को भिड़ा दिया। लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिए गए। महात्मा गांधी को दिल्ली आने से मना कर दिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में सत्याग्रहियों पर ओपन आक्रमण किया, जिसमें बहुत सारे लोग घायल भी हुए। परिणाम यह हुई जो भारतीयों के द्वारा बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन हर जगह अटैक करने शुरू किए गए। मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया और जनरल डायर को यहाँ के सारे नियंत्रण का अधिकार दे दिए गए। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट टू प्लेस हुआ। आप जान ही रहे हो, जलियांवाला बाग में यह बैसाखी फेयर का दिन था। साथ साथ लोग रॉलेट के विरोध में भी जमा हुए थे। जितने भी लोग गांव से आए थे, इनको यह पता नहीं था, जो गांव में से जो आए थे उनको यह पता नहीं था शहर में कर्फ्यू लगी हुई है। अतः जनरल डायर ने इस मौके का फायदा उठाया, चारों तरफ से जलियांवाला बाग के एग्जिट पॉइंट को बंद किया और लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाई, जिसके कारण 100 घायल हुए, 100 मारे गए। इसने अपने ऑब्जेक्टिव को डिक्लेयर किया था, जो भारतीयों के ऊपर एक इस प्रकार का टेरर एंड ऐब को स्थापित कर देना है ताकि कभी भी सत्याग्रही हमारे विरोध में आंदोलन करने का निर्णय न ले सकें। एक बार जब जलियांवाला बाग का न्यूज पूरे भारतवर्ष तक फैला, इतने सारे लोग ब्रिटिश सरकार के द्वारा मारे गए हैं, तो हर जगह स्ट्राइक, क्लैशेज पुलिस और जनता के बीच में होती चली गई। इन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया। सरकार के द्वारा फिर से ब्रूटल ऑपरेशंस करने के लिए, लोगों को ह्यूमिलिएट और टेरराइज करने के लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के रास्ते को अपनाया। जैसे सत्याग्रहियों को के नाक को ये लोग जमीन पर रगड़ दिया करते थे, इनको स्ट्रीट में क्राउड करने के लिए बाध्य करते थे, या सारे ब्रिटिश सिपाहियों को सलाम करने के लिए बाध्य किया जाता था। बहुत सारे ऐसे गांव जहां लोग जमा होते थे उसके ऊपर बमबारी भी की गई थी। जैसे गुर्जरवाला पंजाब को ले लीजिए, जो पाकिस्तान में चला गया है। अतः महात्मा गांधी ने जब हर जगह बहुत अधिक वायलेंस देखी तो इन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया। अगले चैप्टर में हम लोग खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जानेंगे।